एक छोटे से गांव में लोग कहते थे कि हर घर की किस्मत उसकी देहरी पर लिखी होती है। उसी गांव की कच्ची गली के आखिर में एक ऐसा घर था जहां नई बहू की चुप मुस्कान और एक घमंडी सास के ताने हर सुबह साथ जागते थे। मिट्टी के आंगन में जलते चूल्हे की आंच, पीतल के बर्तनों की खनक और दबे हुए आंसुओं की नमी धीरे धीरे उस परिवार की सांसों में उतर रही थी। पर क्या कोई बहू सिर्फ सहकर भी एक टूटते घर की तकदीर बदल सकती है? गांव के इस साधारण से घर में 3 लोग साथ रहते थे। एक घमंडी सास, उसका सीधा साधा बेटा और नई आई बहू जिसकी चुप्पी में संस्कार थे और हुज मुस्कान में सहनशीलता। सुबह की पहली किरण के साथ ही इस घर में काम भी जाग जाता था और ताने भी। अरे बहू, सूरज सिर पर चढ़ाया क्या? आटा अभी तक नहीं गूथा ढंग से? हमारे घर में काम ऐसे नहीं चलता। माँ, अभी तो सुबह ही हुई है। वो कब से लगी हुई है काम में। थोड़ा बैठ भी लेने दीजिए। बस यही कमी रह गई थी। अब बेटा भी बहू की तरफदारी करेगा। 2 दिन क्या आई है, सबको अपने रंग में लगी। बहू ने सिर और झुका लिया, जैसे शब्द उसके कानों से टकराकर भीतर उतरते हों पर जवाब बनकर बाहर आने की इजाजत न पाते हों। उसके लिए घर सेवा से बनता था, बहस से नहीं। माँ जी, आज दाल में थोड़ा घी डाल दूं? रात से आपकी तबीयत कुछ भारी लग रही थी। वाह रे, बड़ी चिंता है मेरी। पहले खाना बनाना सीख ले, फिर मेरी तबीयत का सोच लेना। कल की दाल में नमक कम था। मुझे तो ठीक लगी थी माँ, मैंने खाई थी। तुझे तो सब ठीक लगेगा। तेरी आंखों पर नई बहू का पर्दा पड़ा है। घर चलाना होता है, ममता के बोल बोलने से नहीं। गलती हो गई होगी माँ जी, आज ध्यान रखूंगी। उसने सफाई नहीं दी, शिकायत नहीं की, बस थाली आगे कर दी, जैसे सेवा ही उसका उत्तर हो। ये वही चुप्पी थी जिसे कमजोरी समझ लेना आसान था। ये रोटी गोल है, इसे रोटी कहते हैं। मायके में कुछ सिखाया नहीं क्या? बस सज धज कर भेज दिया। मैं और अच्छी बना लूंगी माँ जी, आप ये खा लीजिए, फिर अभी दूसरी सेक देती हूँ। सीता, तुम सुबह से कुछ खाई भी हो या नहीं? पहले घर के बड़े खाते हैं, फिर बहुएं। यही रीति है, इसे इतना भी नहीं पता? जी मुझे पता है, पहले आप लोग खा लीजिए। नई बहू तो बड़ी सीधी लगती है, सुबह से लगी है काम में। हाँ, पर उसकी सास का स्वभाव तो पूरे गांव में मशहूर है। बेचारी कुछ बोलती भी नहीं। कुछ लोग बहू की चुप्पी को गुण समझ लेते हैं। मैं जानती हूँ, काम चोरी छिपाने का भी एक ढंग होता है। चाची आप बैठिए ना, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। ना बेटा, हम तो बस गुजर रहे थे। भगवान तुझे हिम्मत दे बेटी। गांव की निगाहें सब देखती थीं। बहू के हाथों की मेहनत, सास के शब्दों की चुभन और बेटे की चुप बेबसी। मगर इस घर की असली लड़ाई दीवारों के भीतर चल रही थी। इतना धीरे क्यों चलती है? घड़ा उठाना भी नहीं आता? अगर यही हाल रहा तो घर का सारा काम मुझ बूढ़ी पर आ जाएगा। मैं जल्दी कर देती हूँ माँ जी, आप बस आराम कीजिए। सीता, खेत पर जाने से पहले मैं लकड़ी रख दूं, तुम्हें आसान रहेगा। नहीं, उसे खुद सीखने दो। हर बात में सहारा दोगे तो कल को सिर पर चढ़ जाएगी। बहू को बहू ही रहने दो। आप जाइए जी, मैं संभाल लूंगी। माँ जी ठीक कह रही है, सीखना तो मुझे ही है। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। देखा, यही चाल है तुम्हारी। मीठा बोलो और सबको अपने पक्ष में कर लो, पर मुझ पर ये असर नहीं होने वाला। माँ जी, मैं आपका मन जीतना चाहती हूँ, किसी के खिलाफ नहीं करना चाहती। मेरा मन? पहले अपने काम से साबित कर, बातों से घर नहीं चलते। बहू ने जवाब में बस जी कहा। उस एक छोटे से शब्द में दर्द भी था, धैर्य भी और एक अनकहा संकल्प भी। जी माँ जी, मैं कोशिश कम नहीं होने दूंगी। उस सुबह इस घर की देहरी पर 2 स्वभाव आमने सामने खड़े थे। एक अहंकार से भरा, दूसरा सहनशीलता से। सास को लगा उसने बहू को झुका दिया है, पर उसे क्या मालूम था, यही झुका हुआ सिर एक दिन इस घर की तकदीर उठाने वाला है और उससे पहले अपमान की आग अभी और भड़कने वाली थी। अगली सुबह
पिछली रात के शब्द अभी भी इस घर की दीवारों से टकरा रहे थे, मगर बहू ने शिकायत नहीं उठाई। उसने वही पुराना टोकरा उठाया और मन ही मन ठान लिया कि घर की बिगड़ती हालत को वो अपने हाथों से संभालेगी। अरे, टोकरा उठाने से कोई खेतीहर नहीं बन जाता। तुझे घर का काम ढंग से नहीं आता, खेत क्या संभालेगी? जी माँ जी, सीख जाऊंगी। घर हमारा है, मेहनत भी मेरी ही होगी। बस यही दिक्कत है तुझमें। हर बात में मीठा बोलकर कमी छुपाना चाहती है। काम में हाथ हल्का, बातों में भारी। माँ, जाने दीजिए ना, सुबह सुबह। तू चुप रह, तेरी यही नरमी इसे सिर चढ़ा देगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं देर होने से पहले खेत पहुंच जाती हूँ। घर की तंगी अब छुपाए नहीं छुप रही थी। अनाज का घड़ा आधा रह गया था, आंगन की चहल पहल कम हो गई थी और खर्च की चिंता सास के स्वर को और कड़वा बना रही थी। सुन, फसल खराब कर दी ना तो याद रखना, तेरी मीठी शक्ल से घर नहीं चलेगा। जी माँ जी, पूरी सावधानी रखूंगी। उसके कदम धीमे नहीं पड़े। अपमान उसके पीछे था, लेकिन जिम्मेदारी उसके आगे। और कई बार इंसान पीछे की आवाजें नहीं, आगे की जरूरतें सुनकर चलता है। खेत उसकी आदत में नहीं था, पर नीयत में था। और जब नीयत साफ हो तो अनजान काम भी धीरे धीरे अपनापन लेने लगते हैं। अरे, ये तो वही नई बहू है ना, सुबह से अकेली खेत में लगी है। हाँ वही। कल इसकी सास की आवाज पूरे मोहल्ले ने सुनी थी। इतनी बेइज्जती के बाद भी देख, चेहरा कैसा शांत है। राम राम दीदी, आप लोग इधर कैसे? हम तो बस गुजर रहे थे। पर तू सच बता, मन नहीं दुखता? कोई इतना सुनाए तो जवाब देने का जी नहीं करता? दुखता है दीदी, बहुत दुखता है। पर अगर मैं भी कड़वा बोलूं तो घर में कड़वाहट ही बढ़ेगी। कोई तो एक आदमी शांत रहे। पर तू इंसान है, पत्थर नहीं। हर बात सह लेना भी आसान नहीं होता। मैं सह नहीं रही दीदी, मैं जोड़ रही हूँ। घर टूटा हुआ है, रोजी से भी, रिश्तों से भी। अगर मैं भी टूट गई तो बचाएगा कौन? दोनों औरतें एक दूसरे का मुंह देखने लगीं। उन्हें पहली बार समझ आया कि चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होता, कभी कभी वही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तेरी बात में दर्द भी है और समझ भी। भगवान करे तेरी मेहनत रंग लाए। हाँ बहू, तेरे जैसे दिल सबको नहीं मिलते। आपका आशीर्वाद रहा तो सब ठीक होगा। सूरज सिर पर चढ़ाया, पर बहू के हाथ नहीं रुके। मिट्टी से सने हाथ, थका हुआ शरीर, और फिर भी मन में एक ही बात, घर लौटकर खाना भी बनाना है, सबको खिलाना भी है। तुम सुबह से लगी हो, थोड़ा पानी पी लो। मैं लाया हूँ। आप आए? दीजिए, धन्यवाद। आप भी धूप में खड़े मत रहिए। मैं कुछ कह नहीं पाता, माँ के सामने हमेशा चुप रह जाता हूँ, पर तुम्हें यूं मेहनत करते देख अच्छा नहीं लगता। आपका साथ शब्दों से नहीं, समझ से भी मिलता है। बस इतना कीजिए कि घर की चिंता छोड़िए मत, बाकी मैं संभाल लूंगी। तुम हर बार मुझे और छोटा कर देती हो अपनी अच्छाई से। छोटा नहीं, अपने बनाते हैं। अब जाइए, माँ जी इंतजार करेंगी। पति चला गया, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार शर्म के साथ सम्मान भी था। बहू ने फिर टोकरा उठाया और दिन का बचा काम पूरा करने लगी। आ गई खेत जीतकर। अब देखूं, रसोई में भी वही हाल करती है या कुछ खाने लायक बनाती है? अभी बनाती हूँ माँ जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए। मुझे मत सिखा, पहले दाल में नमक सही रखना, वरना आज फिर सुनना पड़ेगा। थकान उसके कंधों पर थी, मगर आवाज में नहीं। उसने चूल्हा जलाया, रोटियां सेंकी, दाल चढ़ाई और बिना एक पल रुके सबके लिए थाली सजाने लगी। मैं मदद कर दूं? मदद? इसे और बिगाड़ना है क्या? नहीं, सब हो गया है। आप दोनों बैठिए, मैं परोसती हूँ। दाल ठीक है, कम से कम आज नमक में धोखा नहीं दिया। खाना बहुत अच्छा है। जी, और रोटी लाऊं क्या? पहले ये बता, खेत में कितना काम हुआ या बस लोगों को अपनी भलमनसी दिखाती रही? जितना समझ आया उतना किया माँ जी। मेर भी ठीक की,
सूखी घास भी अलग कर दी। कल और जल्दी जाऊंगी। कल भी जाएगी? इतनी जल्दी हार नहीं मानी तूने। उस एक पल के लिए सास की आंखों में सिर्फ ताना नहीं था, वहां एक हल्की सी बेचैनी भी थी, जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो कि जिसे वो रोज तोड़ना चाहती है वही हर दिन और मजबूत होकर खड़ी हो रही है। देखते हैं तेरी ये मेहनत कितने दिन चलती है। घर संभालना जिद से नहीं होता। जिद से नहीं माँ जी, नियत से होता है, और मेरी नियत इस घर के लिए साफ है। रात गहराने लगी, थालियां खाली हो गईं, चूल्हा धीमा पड़ गया, मगर इस घर में कुछ और जल उठा था। एक तरफ बहू का मौन संकल्प और दूसरी तरफ सास के भीतर जन्म लेता अनकहा डर। ये लड़की आखिर है क्या? जितना दबाओ उतना ही संभल जाती है। सास को पहली बार लगा कि बहू की चुप्पी साधारण नहीं है, और उसी रात जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, बाहर आंगन से किसी के कदमों की आहट आई। ऐसी आहट जो इस घर की अगली सुबह को और भी भारी करने वाली थी। आंगन में सुनाई दी वो आहट किसी अनजान डर की नहीं, बल्कि एक ऐसी खबर की थी जो इस घर की परीक्षा को और कठिन बनाने वाली थी। रात ठहरी हुई थी, पर आने वाले दिनों की चाल तेज होने वाली थी। राम राम। इतनी रात गए आने के लिए माफ करना, पर बात जरूरी है। ऊपर वाले नाले का पानी इस बार कम छोड़ा जाएगा। गांव के हर खेत को सोच समझकर संभालना पड़ेगा। वाह रे किस्मत, जो थोड़ा बहुत बचा है उस पर भी आफत। अब बताओ हमारे घर का क्या होगा? सरपंच जी, कोई उपाय? अगर पानी कम हुआ तो हमारी पिछली बुआई भी खतरे में पड़ जाएगी। उपाय है, मगर मेहनत दुगनी लगेगी। पानी बचाना होगा, खेत की मेड़ों को मजबूत करना होगा, और घर में भी फिजूल खर्ची रोकनी होगी। जो घर समझदारी दिखाएगा वही बचेगा। सरपंच जी, अगर हम सुबह से ही मेड़ बांधना शुरू करें, पानी बारी बारी से दे और घर का अनाज नाप कर चलाए, तो क्या फसल बच सकती है? हाँ बहू, बच सकती है। आसान नहीं होगा, पर नामुमकिन भी नहीं। लो सुनो, अब घर की बहू हमें खेती भी सिखाएगी। कल की आई लड़की समझेगी कि खेत कैसे बचते हैं। मैं सिखाने नहीं माँ जी, साथ देने की बात कर रही हूँ। घर हमारा है, खेत हमारे हैं, मेहनत भी हमारी ही होगी। इसने गलत कुछ नहीं कहा अम्मा, कोशिश करने में हर्ज क्या है? तू तो बस इसकी हर बात में हाँ मिलाता रहे। घर चलाना इतना आसान होता तो मैं बरसों से क्यों पिस रही थी। उस रात बात वहीं खत्म नहीं हुई, मगर बहू ने बहस नहीं चुनी। उसने वही किया जो वो अब तक करती आई थी, अपमान को भीतर रखा और जिम्मेदारी को हाथों में। अगली सुबह सूरज से पहले बहू उठी, चूल्हा जलाया, रोटी बनाई, पानी भरा और फिर बिना थके खेत की राह पकड़ ली। थकान बाद में आएगी, पहले घर को संभालना है। अगर नीयत साफ है तो राह भी निकल आएगी। तुमने रात भर ठीक से आराम भी नहीं किया, अकेली इतना सब कैसे करोगी? अकेली कहाँ हूँ, आपका भरोसा साथ है। और जब घर की सांस अटक रही हो, तब औरत को अपनी थकान छोटी लगती है। तुम्हारी यही बात मुझे शर्म भी दिलाती है और हिम्मत भी। मैं खेत के दूसरे कोने की मेड़ ठीक करता हूँ। हाँ, और पानी एक साथ नहीं छोड़ना, थोड़ा थोड़ा देंगे तो मिट्टी देर तक नमी पकड़े रहेगी। दिन बीतने लगे, बहू ने खेत में पानी का हिसाब रखा, घर में दाल आटे का भी। उसने बचे हुए अनाज को नाप कर रखा, चूल्हे की आंच तक बचाई और हर खर्च पर नजर रखी। अरे, ये नई बहू तो सुबह खेत में दिखती है, दोपहर को चूल्हे पर और शाम को फिर गोदाम में हिसाब करती है। थकती नहीं क्या? सच कहूं, मैंने इसे कभी ऊंची आवाज में बोलते नहीं सुना, लेकिन काम ऐसा करती है जैसे मन में कोई आग हो। काम से घर बनता है दीदी, और बोल से घर टूटता है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हमारे आंगन में कमी का डर थोड़ा कम हो जाए। तेरी सास तो फिर भी तुझे चैन नहीं लेने देती। बड़ों की बात का जवाब देना आसान है, निभाना मुश्किल। मैं आसान रास्ता नहीं चुनना चाहती। बहुत नाम हो रहा है तेरा गांव में। 2 दिन खेत क्या देख लिया, सब तुझे देवी बनाने पर तुले हैं। नाम से पेट नहीं भरता माँ जी। मैं तो बस चाहती हूँ कि इस बार घर में उधार न लेना पड़े।
उधार ना लेना पड़े, बड़ी बड़ी बातें। जब फसल हाथ में आएगी तब पता चलेगा कि तेरी समझ कितनी गहरी है। अम्मा, कम से कम इसकी मेहनत तो देखिए, सुबह से शाम तक बिना रुके लगी रहती है। मेहनत? मैंने उम्र खपा दी इस घर पर, किसी ने मेरी पीठ नहीं थपथपाई। अब इसकी 2 मुट्ठी मिट्टी उठाने पर तुम सबको चमत्कार दिख रहा है। सास के शब्द अब भी उतने ही तीखे थे, मगर घर का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। चूल्हे पर धुआं कम था, पर रोटियां पहले से संतुलित थीं। थाली छोटी थी, पर चिंता भी थोड़ी छोटी हुई थी। कुछ हफ्ते गुजर गए। सूखी मिट्टी की जगह खेत में हल्की हल्की हरियाली उभर आई, जैसे धरती ने चुपचाप बहू की मेहनत को पहचान लिया हो और पहली बार इस घर की सांसों में उम्मीद घुलने लगी हो। देखो, ये कोना जो पिछले साल बिल्कुल सूना था, इस बार कितना हरा है। सच, मुझे यकीन नहीं हो रहा। धरती माँ मेहनत कभी खाली नहीं लौटाती, बस थोड़ा धैर्य मांगती है। धैर्य तुमने रखा, मैं तो कई बार टूट गया था। अगर तुम ना होती तो शायद मैं कब का हार मान चुका होता। ऐसा मत कहिए, घर पति पत्नी के साथ से चलता है। मैंने जो किया अपना फर्ज किया। नहीं, तुमने फर्ज से बढ़कर किया है। तुमने इस घर को डूबने से रोका है। बस बस, अभी 2 पत्ते क्या निकल आए, तुम लोगों ने जीत का ढोल पीटना शुरू कर दिया। खेत का रंग देखकर बहकना मत, मौसम पलटते देर नहीं लगती। अम्मा, डर अपनी जगह है, पर जो अच्छा हो रहा है उसे मान लेना भी चाहिए। मैं झूठी खुशी में नहीं बहती। घर मैंने मुश्किलें देखकर चलाया है, सपने देखकर नहीं। माँ जी, आपका डर भी सही है। अभी बहुत काम बाकी है, हम और सावधानी रखेंगे। तू हर बार ऐसे बोलती है कि सामने वाला गलत ही लगे। चुप रहकर भी जीतना खूब जानती है तू। मैं किसी से जीतना नहीं चाहती माँ जी, बस चाहती हूँ कि घर हार न जाए। बहू की ये बात पति के दिल में उतर गई, पर सास के भीतर कहीं और गहरे चुभ गई, क्योंकि सच अक्सर वहां दर्द देता है जहां अहंकार छिपा बैठा हो। अरे सुनो, मैंने अभी चौपाल से खबर सुनी है। ऊपर वाले इलाके में कीड़े लगने शुरू हो गए हैं। कई खेतों की पत्तियां रातों रात चट हो रही हैं। क्या? अगर वो रोग यहाँ पहुँचा तो हमारी सारी मेहनत। सरपंच ने सबको सुबह चौपाल बुलाया है। कह रहे थे जो सावधान नहीं हुआ उसकी खड़ी फसल भी हाथ से जा सकती है। लो, आ गई तेरी समझदारी की असली परीक्षा। अब बचा ले इस हरियाली को, अगर बचा सकती है तो। डरने का समय नहीं है, अभी रात बाकी है और फसल भी। हफ्तों की मेहनत से उगी वो हरियाली अब नई मुसीबत की छाया में खड़ी थी। घर में पहली बार आई राहत अभी ठहरी भी नहीं थी कि किस्मत ने फिर दरवाजा खटखटा दिया। और इस बार सवाल सिर्फ फसल का नहीं था, इस घर के विश्वास का भी था। रात गहरी होती गई, पर इस घर में किसी की आंखों में नींद नहीं उतरी। खेत पर मंडराते खतरे से भी भारी एक और बोझ था, बीते हुए शब्दों का, पुराने अपमानों का और उस सच्चाई का जिससे सासू माँ पहली बार भाग नहीं पा रही थीं। मैंने कितनी बार इसे ताना मारा, कभी रोटी पर, कभी चाल पर, कभी किस्मत पर, और ये लड़की एक बार भी पलटकर नहीं बोली। अम्मा, अभी सबसे बड़ा सवाल फसल का है। सुबह चौपाल में सब इकट्ठा होंगे, हमें भी कुछ तय करना होगा। फसल, हाँ फसल, पर घर की जड़ भी तो मैं ही हिलाती रही। जब जब इसने कुछ अच्छा किया, मैंने उसमें भी कमी ढूंढी। अम्मा जी, रात अभी बाकी है, आप थोड़ी देर लेट जाइए, मैं सुबह के लिए सब तैयार कर देती हूँ। तुझे मेरी चिंता है अभी भी? आप मेरी सासू माँ है, आपकी चिंता करना मेरा फर्ज है, कोई हिसाब नहीं। जितना सन्नाटा बाहर था, उससे कहीं ज्यादा शोर सासू माँ के भीतर उठ रहा था। हर ताना, हर अपमान, हर कठोर नजर अब लौट लौट कर उन्हें उसी जगह चोट दे रही थी जहां अहंकार सबसे कमजोर होता है। मुझे याद है उस दिन जब तू पहली बार इस घर में आई थी, मैंने कहा था देखते हैं तेरे कदम शुभ हैं या अशुभ, और फिर हर मुसीबत का दोष तुझ पर रखती रही। अम्मा, मैंने भी कई बार चुप रहकर गलती की। मुझे उसके साथ खड़ा होना चाहिए था। जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, पर सुबह क्या करना है ये हम बदल सकते हैं। कीड़े फैलने से पहले खेत देखना होगा। तू हर बार बात को काम पर ले आती है, जैसे तेरे मन में कोई मैल ही नहीं।
मैल मन में रखूंगी तो हाथ काम कैसे करेंगे अम्मा जी? ठीक कह रही है। मैं सुबह सरपंच से बात करूंगा। अगर ऊपर वाले खेतों में रोग लगा है तो हमें पहले से तैयारी करनी होगी। और अगर मैं ही इस घर की सबसे बड़ी बीमारी रही हूं तो? बीमारी वही रहती है जो इलाज से दूर भागे। जो सच देख ले वो बदल भी सकता है। उस एक वाक्य ने सासू माँ को भीतर तक हिला दिया। पहली बार उन्हें लगा कि बहू केवल घर का काम नहीं संभालती, वह टूटते मनों को भी बिना शोर के जोड़ती चलती है। मैंने तेरी थाली तक में कमी निकाली, तेरे हाथ की रोटी खाकर भी तुझे कोसा, और तू। मैंने हमेशा यही सोचा कि एक दिन आप मुझे समझ लेंगे। हम दोनों ने तुझे बहुत देर से समझा। रात किसी तरह बीती। आसमान का अंधेरा हल्का पड़ा, पर घर के भीतर जो सच्चाई जागी थी वो अब किसी को सोने नहीं दे रही थी। अम्मा जी, आपके लिए गरम रोटी और दाल रख दी है, दवाई के साथ खा लीजिएगा। तू पहले अपने लिए रख ले। मैं कच्चा अनाज नहीं, काम खाकर भी चल जाती हूँ। आप पहले खाइए। इतनी रात जागने के बाद भी तूने सब कर लिया। घर भी अपना है, खेत भी अपना है। डर के कारण चूल्हा बंद नहीं होता। तू खेत जा रही है? हाँ, पत्तियां देखनी होंगी, मेड़ों के पास भी। जो भी बचाव हो सके समय रहते करना होगा। जिस लड़की को इस घर में कई बार बोझ कहा गया था, वही सुबह सबसे पहले उठकर घर का सहारा बनी खड़ी थी। उसके कदमों में शिकायत नहीं, जिम्मेदारी थी। और यही बात अब सबको चुभ भी रही थी, जगा भी रही थी। मैं भी चलता हूँ। आप चौपाल की खबर ले आइए। अगर सरपंच कोई उपाय बताए तो तुरंत पता चलना चाहिए। ठीक है, मगर अकेले ज्यादा दूर मत जाना। सुन। जी अम्मा जी। धूप तेज हो तो सिर ढक लेना। जी। ममता का ये छोटा सा वाक्य सासू माँ के लिए भी नया था। वो माफी नहीं थी, पर शायद माफी की तरफ उठता पहला कांपता कदम जरूर था। राम राम। मैं चौपाल से सीधा यहीं आया हूं। कीड़ों का खतरा सच है, पर उससे पहले मुझे इस घर से जुड़ी एक और बात कहनी है। जी सरपंच जी, कहिए। सब ठीक तो है? ठीक भी है और सोचने लायक भी। पूरे गांव में आजकल आपकी बहू की चर्चा है। शोर मचाकर नहीं, काम करके, शिकायत करके नहीं, संस्कार निभाकर। मेरी बहू की? हाँ, उसकी। जब अपने घर में ताने सुनती थी तब भी दूसरों से मीठा बोलती थी। खेत में सबसे आगे, घर में सबसे पहले। और सबसे बड़ी बात, उसने कभी आपके बारे में उल्टा शब्द नहीं कहा। हम सबने देखा है, ऐसी बहू घर नहीं किस्मत संवारती है। ये सच है। उसने बिना कुछ मांगे सबका भार उठाया है। गांव वाले उसकी इज्जत इसलिए नहीं करते कि वो चुप रहती है। इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि वो चुप रहकर भी टूटती नहीं और झुककर भी बिखरती नहीं। मैं ही उसे सबसे कम समझ पाई। गांव ने उसकी कीमत पहचान ली, पर मैं अपने ही घर की रोशनी पर पर्दा डाले रही। गलती मान लेना भी छोटी बात नहीं होती। जिस घर में ऐसी बहू हो, वहां बरकत देर से सही आती जरूर है। और अब वही बहू खेत में गई है, फसल बचाने की सोच के साथ। चौपाल में सब कह रहे थे, अगर किसी ने हिम्मत नहीं छोड़ी तो वो तुम्हारे घर की बहू है। वो अकेली खेत पर है। अकेली, और ऊपर से कीड़ों का खतरा। ये सुनते ही सासू माँ के भीतर पछतावे के साथ एक नया डर भी उठ खड़ा हुआ। अब बात केवल सम्मान की नहीं थी, जिसे उन्होंने बरसों ठुकराया। वही बहू इस समय खेत में संकट के ठीक सामने खड़ी थी। चलो, देर मत करो। अगर रोग नीचे तक आया होगा तो पहली मार वही झेलेगी जो खेत में सबसे पहले पहुंचा है। अम्मा चलिए। हे भगवान, मेरी बहू को कुछ ना हो। खेत की हवा अब भी तेज थी, पर उस पल सबसे ज्यादा कांप रही थी सासू माँ की आवाज। जिस बहू को उन्होंने हमेशा नीचे दिखाया, वही आज फसल के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। सीता, तुम ठीक हो ना? मैं रास्ते भर यही सोचता रहा कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। मैं ठीक हूँ जी। ऊपर की पत्तियों पर कीड़े चढ़े थे तो मैंने जो समझ आया वही किया।
अभी पूरी फसल नहीं बिगड़ी, बच सकती है। बहू, ये वही स्त्री थी जो हर बात में ताना देती थी, लेकिन आज शब्द उनके पास नहीं थे, सिर्फ पछतावा था जो आंखों से बहने को तैयार खड़ा था। बहू, नहीं बेटी, आज मुझे मत रोकना, मुझे बोलने दे। मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है, बहुत बड़ा अन्याय। अम्मा जी, आप ये क्या कर रही हैं? हाथ मत जोड़िए, मैं आपकी बहू हूँ। यही तो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तू बहू बनकर आई थी और मैं तुझे पराई समझती रही। तूने इस घर को अपना माना और मैंने तुझे हर दिन पराया होने का एहसास कराया। आज मुझे सब कह लेने दे। मैं अपने घमंड में अंधी हो गई थी। मुझे लगता था कि घर मेरी मर्जी से चलता है, मेरी बात ही आखिरी है। पर सच तो ये है कि घर तेरी बहू के धैर्य से बचा रहा। सच कड़वा होता है, पर जब दिल से निकले तभी मरहम बनता। मैंने तेरी मेहनत को कभी मेहनत नहीं माना। तेरे हाथों के छाले देखे, पर सोचा काम तो करना ही चाहिए। तेरी चुप्पी देखी, पर समझा कि तू कमजोर है। आज पता चला तू कमजोर नहीं, इस घर की ताकत है। जब घर में अनाज कम था, तूने अपना हिस्सा छोड़ दिया। जब खेत सूखे, तू मेरे सामने हिम्मत बनकर खड़ी रही। जब लोग ताने मारते थे, तूने मेरी इज्जत बचाई। और मैं तुझे हर रोज चोट देती रही। अरे काकी, ऐसी बहू हर घर को नसीब नहीं होती। जिसने जवाब नहीं दिया उसने हार कर नहीं, घर बचाकर जीत हासिल की है। मुझे माफ कर दे बेटी। अगर तेरे दिल में मेरे लिए जरा भी जगह बची हो तो मुझे एक मौका दे दे। मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैं तेरे प्यार, तेरी सेवा, तेरे बलिदान को कभी समझ ही नहीं पाई। अम्मा जी, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। माँ से कोई हिसाब नहीं मांगता। पर मैं माँ कहलाने लायक कहाँ रही? मैंने तो तेरे मन पर घाव दिए हैं। माँ वही होती है जो देर से सही पर अपने बच्चे के दर्द को पहचान ले। आज आपने पहचान लिया, बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। अम्मा जी, मैंने कभी आपके खिलाफ बोलना इसलिए नहीं चुना क्योंकि मैं घर को टूटते नहीं देख सकती थी। अगर मैं भी पलटकर बोलती तो दीवारें और ऊंची हो जाती। सीता, मैंने भी कई बार तुम्हारा दर्द देखा, पर तुम्हारे साथ वैसे खड़ा नहीं हो पाया जैसे होना चाहिए था। मुझे भी माफ कर दो। आप मेरे साथ थे जी, बस आपको समझने में समय लगा। परिवार में कभी कभी आवाज से ज्यादा धैर्य काम आता है। मैंने हमेशा यही सोचा कि माँ का घर टूटना नहीं चाहिए। इस आंगन में अगर मन बट गए तो रोटी का स्वाद भी कड़वा हो जाएगा। इसलिए मैं जोड़ती रही, चुपचाप, जितना बन पड़ा। और मैं उसी हाथ को ठुकराती रही जो घर बांध रहा था। आज फसल ही नहीं, घर भी बच गया। खेत का रोग दवा से रुकता है, पर मन का रोग सच और प्रेम से ही जाता है। देखो ना, हवा भी अब पहले जैसी कड़वी नहीं लग रही। जब घर के लोग एक हो जाए तो मौसम भी मेहरबान लगने लगता है। बरसों के तानों से जो दूरी बनी थी वो कुछ सच्चे आंसुओं में बहने लगी। लेकिन इस मिलन की सबसे बड़ी गवाही शब्द नहीं, वे कांपते हाथ थे जो अब अलग नहीं होना चाहते थे। मैं वचन देती हूँ, अब तेरे सम्मान पर कभी आँच नहीं आने दूंगी। जिसने इस घर को संभाला उसका सिर अब कभी झुकने नहीं दूंगी। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए अम्मा जी। बाकी मेहनत मैं पहले भी करती थी, आगे भी करती रहूंगी, पर अब दिल हल्का रहेगा। चलो पहले घर चलते हैं। आज पहली बार लगता है कि हमारा आंगन सच में घर बनेगा। उस शाम खेत की मेड़ पर सिर्फ एक माफी नहीं मांगी गई थी, वहां एक रिश्ता फिर से जन्मा था। आंसुओं से धुला हुआ, सम्मान से सींचा हुआ और अपनापन लेकर घर लौटता हुआ।